नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम पार्ट 2 का। अधिगम से संबंधित हमने आपको बताया था बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन के बाद सीटेट की परीक्षा ज़रूर होगी और जो लोग भी इस परीक्षा में फॉर्म भर चुके हैं तो उन लोगों को विशेष करके इसका लाभ मिलने वाला है। जब आप अपने शिक्षण अधिगम को और बाल विकास को अच्छे से अध्ययन करके रखेंगे तभी आप परीक्षा में अच्छे से सफल हो पाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अधिगम पार्ट 2। प्रश्न 1, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए, अधिक मेधावी क्षेत्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। बी, पिछड़े बालकों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। डी, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। गृह कार्य छात्रों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। प्रश्न 2, अनुभवी अध्यापक। ऑप्शन ए, छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते। बी, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं। सी, छात्रों को अधिक गृह कार्य नहीं देते। डी, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो जो अनुभवी अध्यापक होते हैं तो वह पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसे करना चाहेंगे? ऑप्शन ए, कोई भी कार्य करके जिससे धन कमाया जा सके। बी, ट्यूशन करके। सी, कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके। डी, स्वाध्याय करके। तो एक शिक्षक के पास जब पर्याप्त समय होता है तो उसका सदुपयोग करने के लिए शिक्षक क्या करता है? स्वाध्याय करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, यदि आपका एक कक्षा का कोई विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो ऑप्शन ए, उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे। बी, छात्र और अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। सी, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे। डी, उस छात्र को दंड देंगे। तो यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित रहता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे। मतलब इससे पता चलेगा कि कक्षा का छात्र क्यों अनुपस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, एक छात्र कक्षा विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, कारण जानने का प्रयास करेंगे। बी, विशेष प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे। सी, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे। डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो एक छात्र जो कक्षा विषयों में कमज़ोर होता है तो क्या किया जाता है? ऑप्शन डी, कमजोरी को जानकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, यदि किसी छात्र को आपने कोई प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा है और आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है। बी, छात्र के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहेंगे। सी, छात्र को डांट कर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे। डी, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन में बता देंगे। तो यहाँ पर आप जो करेंगे ऑप्शन डी, उस छात्र के को ये कहेंगे कि उसके हम प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आपको अगले दिन बता देंगे। प्रश्न 7, आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? ऑप्शन ए, इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं। बी, इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है। सी, बच्चों पर रौब रहता है। डी, समाज में आदर मिलता है। तो अध्यापक के कार्य अध्यापन सम्मानजनक कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे समाज में आदर रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उससे बदला लेंगे। बी, उससे बचकर रहेंगे। सी, उसे क्षमा कर देंगे। डी, उससे माफ़ी मंगवाएंगे। तो यहाँ पर जब कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, क्योंकि शिक्षक शब्द में ही दूसरा शब्द जो है छ से क्षमा होता है, तो आप उसको अच्छे से क्षमा कर देंगे। प्रश्न 9, छात्रों में विषयगत योग्यता के विकास है तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में ऑप्शन ए, परीक्षा का आयोजन करे। बी, मूल्यांकन के उपकरणों में सुधार करे। सी, विचार विमर्श करे। डी, शिक्षण विधियों को प्रभावी करे व शिक्षण को नवीन खोजों में शामिल करे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास है तो शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में
ऑप्शन ए उन्मुक्त वातावरण रखें, बी छात्रों को नियंत्रित रखें, सी उन्हें परंपराओं से हटने न दें, डी कदम कदम पर उनको शिक्षा प्रदान करें। तो सृजनात्मक चिंतन के लिए जो शिक्षक को करना चाहिए तो ऑप्शन डी कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करने का काम करना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बालक क्रिएटिविटी करता है तो उसके कदम पर यदि उसको दिशा प्रदान की जाएगी तो उसकी क्रिएटिविटी और भी बढ़ जाएगी। प्रश्न 11, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर भूल कर आता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे, डी आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, सी आप तत्काल उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि कक्षा का कोई छात्र पाठ्य पुस्तक घर भूल कर आता है तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? अपनी भेंट प्रति उस छात्र को दे देंगे, क्योंकि अगले दिन वो कक्षा में जब आएगा तो अपनी पुस्तक और आपकी भेंट प्रति वापस लौटा देगा, अपनी पुस्तक लेकर आएगा और आपकी भेंट प्रति लौटा देगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते, इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रश्न 1, वे छात्र प्रायः मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, डी प्रायः वे शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, बी के बाद सी प्रायः वे पृथक जातीय समुदायों के होते हैं, डी प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, इस कारण से लोग इनको कक्षा में कम पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए आर्थिक श्रेणी की बात है तो कहीं तक गलत है, लेकिन सामाजिक श्रेणी जिसकी कमज़ोर होती है किसी बालक के परिवार की पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो उस आधार पर उसको लोग कम पसंद करते हैं। प्रश्न 13, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? ऑप्शन ए, आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे, बी आप अपने अवकाश काल में शिक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे, सी आप संपूर्ण शिक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे, डी आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि आप अपने अवकाश काल में शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा लिखा हुआ है, कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक परीक्षण के द्वारा छात्रों की पहचान करेंगे। यहाँ शिक्षा गलत हो गया है, कक्षा है। कक्षा की निगरानी करेंगे तो आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे, बी आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता संपर्क करेंगे, सी आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, डी आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। यहाँ पर आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 15, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हों तब आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में वो उपस्थित थे, इसका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? क्योंकि देखिए आप क्या है स्थिति है, ये है कि कक्षा में विद्यार्थी उपस्थित नहीं है केवल आपकी, जबकि दूसरे घंटों में वो उपस्थित थे। तो इसके लिए सबसे अच्छा निष्कर्ष जो होगा ऑप्शन सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने वाला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, बी विनयशीलता, सी आज्ञाकारिता, डी परिश्रमी। तो जो छात्रों में सबसे सर्वाधिक अच्छा गुण माना जाता है वह होता है ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करना। प्रश्न 18,
यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की कोई समस्या है तो आप इसके प्रति आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए, प्राचार्य को सूचित करेंगे, बी, अभिभावकों को सूचना देंगे, सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, डी, सह शिक्षा को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, छात्र और छात्रा के बीच किसी प्रकार की समस्या है तो शिक्षक का काम है ऑप्शन सी, मिलजुल कर उसकी समस्याओं को हल करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन ए, आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो अन्य गुटों का विरोधी होगा। बी, आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्य समाप्त किया जा सके। सी, आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे ताकि अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सकें। आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन बी भी लगा देते हैं जो कि गलत है कि आप शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे वैमनस्य को समाप्त किया। समझौता का मतलब होता है किसी न किसी एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को स्कूल में पनपने देना। तो ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आप शिक्षकों के मध्य जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है तो उसको आप ऐसे समाप्त करने का प्रयास करें कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आप स्कूल में मत रखिए। अपने घर के बाहर स्कूल के बाहर आपके विचार जो भी हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में प्रतिद्वंद्विता के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो अब प्रश्न बी, यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो ऑप्शन ए, मुझे बुरा लगता है, बी, मैं इसकी विवेचना को किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, सी, मैं अपने विचार को अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ, डी, मैं सोचता हूँ कि वास्तव में वह एक मूड है। तो यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, इसका मतलब है कि मैं विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। मैं विवेचना की कोई नई विधि अपनाऊंगा जिससे विद्यार्थी समझ सके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, बी, वे शिक्षकों से डरते हैं, सी, ऐसा करना स्वाभाविक है, डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो जहाँ विद्यार्थी क्या करते हैं, जहाँ अनुशासन रखते हैं वहाँ पर विद्यार्थी इसलिए अनुशासन रखते हैं कि विद्यालय जो होता है वह उनका पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 22, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिरदर्द बन जाता है तो मैं ऑप्शन ए, कक्षा को बताऊंगा कि शिष्य प्रदर्शन कर सकता है, बी, शिष्य को बुलाकर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, सी, उसको सहज रूप से लूँगा, डी, उसे उचित दंड दूंगा। तो एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सरदर्द बन जाता है तो इसे ऑप्शन सी, मैं उसको सहज रूप में लूँगा क्योंकि ये विद्यार्थी की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 23, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, काम में लगन, बी, आत्मविश्वास, सी, श्रम का महत्व, डी, धर्मानुराग। तो छात्रों के विकास की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। यदि विद्यार्थी में आत्मविश्वास होगा तो काम में उसका मन भी लगेगा और श्रम के महत्व को भी वह समझेगा, ये सब कार्य करेगा। प्रश्न 24, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। ऑप्शन ए, पूर्ण रूप से उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, बी, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम पर, सी, प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभाव पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से बंधे हैं, डी, सी, प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से बने हैं, डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों सम्मिलित निश्चित प्रभावों पर। तो यहाँ पर जो बालक के शारीरिक विकास निर्भर करती है वह है ऑप्शन बी, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम पर। प्रश्न 25, वह अवस्था कौन सी है जब किशोर बालक लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करता है? ऑप्शन ए,
लड़कियों के लिए 9 वर्ष तथा लड़कों के लिए 11 वर्ष। बी लड़कियों के लिए 11 वर्ष तथा लड़कों के लिए 13 वर्ष। सी दोनों के लिए 13 वर्ष। डी यह एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में बदल जाती है। तो यहाँ किशोर बालक लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करता है वह है ऑप्शन बी, लड़कियों के लिए 11 वर्ष, लड़कों के लिए 13 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, बालकों की लंबाई में वृद्धि सर्वाधिक अंतर प्रकट होते हैं। ऑप्शन ए, एक आयु वर्ग से दूसरे आयु वर्ग में। बी, एक ग्रेड स्तर से दूसरे ग्रेड स्तर में। सी, प्रदत्त आयु एवं ग्रेड स्तर में। डी, एक ही आयु वर्ग के लड़के। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, प्रदत्त आयु एवं ग्रेड स्तर में जो सर्वाधिक अंतर जो प्रकट होते हैं वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, शारीरिकी के आधार पर किए गए वर्गीकरण का सर्वाधिक लाभ है कि ऑप्शन ए, शरीर के संभावित रोगों का ज्ञान हो जाता है। बी, बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो जाता है। सी, स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। डी, व्यक्तित्व समायोजन को समझा जा सकता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। शारीरिकी के आधार पर किए गए वर्गीकरण का जो सर्वाधिक लाभ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, छात्रों में बाएं हाथ के स्थान पर दाहिने हाथ के प्रयोग करने की उत्तम नीति है। ऑप्शन ए, यह परिवर्तन दबावग्रस्त रूप से ना किया जाए अन्यथा वाक्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बी, बाएं हाथ से लिखने वाले बालकों को दाहिने हाथ से लिखने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सी, बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले बालकों को दाहिने हाथ से कार्य करने के कौशलों को विकसित किया जाए। डी, उपयुक्त तथ्य को प्रोत्साहित किया जाए जिससे बालक में असुरक्षा की भावना विकसित ना हो। यहाँ जो सबसे सही उत्तर होगा कि एक बालक बाएं हाथ से लिखता है उसको हम समझाते हैं कि दाहिने हाथ से प्रयोग करने की जो नीति होती है वह उत्तम नीति है। तो इसमें हमें करना चाहिए कि उपयुक्त तथ्य को हम प्रोत्साहित करें जिससे बालक के अंदर असुरक्षा की भावना विकसित ना हो जाए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 29, किशोर अवस्था एवं संगठन एवं द्वंद्व का काल कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, किशोरों में अनेक द्वंद्वात्मक रुचियां जागृत होती हैं। बी, किशोर पूर्व कक्षाओं में सीखे गए पाठों को भूल जाते हैं। सी, किशोरों के संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वे वर्तमान में उसकी आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती हैं। ऑप्शन डी, बालक एवं किशोरों की तीव्र मनोशारीरिक क्रियाएं उनके मानसिक संसाधनों के खातों को नष्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किशोरों के संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वर्तमान में उनकी आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, एक भद्दे आकार वाले किशोर बालक के साथ व्यवहार करने का उचित ढंग होगा। ऑप्शन ए, उसकी हंसी उड़ाई जाए। बी, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाए। सी, उसे अपेक्षित समर्थन प्राप्त करने की तक उसकी अवहेलना की जाए। डी, उसकी अपने भद्दे आकार को बदलने के लिए व्यायाम की सलाह दी जाए। तो एक भद्दे आकार वाले किशोर बालक के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वह सबसे सही है। ऑप्शन बी, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाए, बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।